और अभी जो हमने बात की थी रियलिज्म के बारे में हमने बात की थी, जो एंशियंट ग्रीक्स टाइम से आई है, वेस्टफैलिया भी उसमें इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर लेटेस्ट में देखेंगे, मॉर्गन्थो का बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन उसमें रहता है क्लासिकल रियलिज्म में। और मॉर्गन्थो की जो रियलिज्म है वो बिगिन हुई है जब से कोल्ड वार स्टार्ट हुई है। और जहाँ तक उस रियलिज्म की बात थी, उसमें एक तो वो 6 एलिमेंट्स बताते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। और दूसरी चीज़ जो उसमें ऐड होती है वो ये है, अगर पास्ट में देखेंगे इंडियन ओरिजिन में रियलिज्म तो काउटिलिया से है, एंशियंट ग्रीक से थ्यूसिडाइडिस है, बाकी कंट्रेक्चुअलिस्ट से जो मेडिवल टाइम्स में आए, शुनजू, वो आया था इधर चाइना वर्ल्ड, चाइनीज़ वर्ल्ड से। और अगर मॉर्गन्थो की बात करेंगे या बाकी रियलिस्टिक्स की बात करेंगे या नियो रियलिस्टिक्स की बात करेंगे, तो इस वक्त 3 अहम एलिमेंट है रियलिज्म के। ठीक है, रियलिज्म की जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है पावर, नेशनल इंटरेस्ट, स्टेट को अपने पावर ज़्यादा देना है और हमने ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन इसके अलावा जो 3 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है रियलिज्म में वो है स्टेटिज्म, सर्वाइवल और सेल्फ हेल्प। जहाँ तक स्टेटिज्म की बात है, दैट मीन्स स्टेट फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी स्टेट, हाउ स्टेट विल सर्वाइव, हाउ स्टेट विल सर्वाइव। तो पहले आपने स्टेट को बनाना है, स्टेट ने अपनी पावरफुल इस कदर बनाना है ताकि यहाँ आपको प्रोटेक्शन और डिफेंस के लिए, डिटरेंस के लिए सिक्योरिटी भी रहेगी। तो इसमें एक तो स्टेट सेंट्रिक इंटरेस्ट रहता है आपका, और दूसरा आप इसके सर्वाइवल के लिए प्रोटेक्शन यानी सिक्योरिटी मेंटेन करते हो। तो नंबर 1 इज स्टेटिज्म, नंबर 2 इज सर्वाइवल। उसके बाद होता है सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प में आपने अपनी मदद खुद करनी है जब आप अपनी स्टेट को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे, चाहे वो इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आप हार्ड पावर के तौर पे मिलिट्री और टेक्निकली स्ट्रांग हो जाएंगे, या आप सॉफ्ट पावर के तौर से स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आपने किसी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या बाकी किसी कंट्री पे डिपेंडेंट रिलाई नहीं करना है अपनी डिफेंस या सिक्योरिटी या सर्वाइवल के लिए। लिहाजा आपको सेल्फ हेल्प खुद करनी पड़ेगी। जब भी वर्ल्ड क्राइसिस में होगा, आपको अपनी सेल्फ हेल्प खुद करनी है और आपने अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। तो इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं रियलिज्म में, स्टेटिज्म, सर्वाइवल एंड सेल्फ हेल्प। और यह मैंने आपको बता दिया था, जो रियलिज्म है मॉर्गन्थो की, उसके लिए ग्राउंड प्रिपेयर हुआ है थ्रू E.H. Carr's book The 20 Years Crisis from 1919 to 1939. He was a British UK professor of realistic thought. और जो ये मॉर्गन्थो थे, ये जब नाजिज्म चल रही थी हिटलर की जर्मनी में, तब के ज़माने में ये जर्मनी में थे, और वहाँ से जो क्राइसिस थे उन क्राइसिस को छोड़ के ये चिकागो में सेटल हुए और वहीं से उन्होंने फिर फर्दर रिसर्च की थी। तो दिस वाज अ ब्रीफ अकाउंट अबाउट रियलिज्म जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। और आज जो हमने स्टडी करना है दैट इज़ न्यू रियलिज्म, या न्यू रियलिज्म को हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कह सकते हैं। जहाँ तक न्यू रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म की बात है, हम इसको कह सकते हैं इट इज़ स्ट्रक्चरल एक्सटेंशन ऑफ रियलिज्म। तो स्ट्रक्चरल रियलिज्म की बात है, इसमें आ जाता है जो कंट्रीब्यूशन रहता है इसमें, वो केनेथ वाल्स का कंट्रीब्यूशन है। केनेथ वाल्स ने जो थ्योरी दी है, बुक दी है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1979 में उस उन्होंने ये दी है। और उसकी जो पब्लिकेशन है केनेथ वाल्स की, वही बुक जो मैंने बताया थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसकी वजह से एस्टेब्लिश हुई है न्यू रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म। और इसके अलावा जो बाकी न्यू रियलिस्टिक्स आ गए अलॉन्ग विद केनेथ वाल्स, जो रियलिस्टिक्स थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो लैक ऑफ अथॉरिटी है इंटरनेशनल सिस्टम में, लैक ऑफ अथॉरिटी इंटरनेशनल सिस्टम, जो सॉवरेन स्टेट्स पे लैक ऑफ अथॉरिटी है, कोई कलेक्टिव कंट्रोल नहीं है सॉवरेन स्टेट्स पे। इसकी वजह से क्या हुआ है, आपस में इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कंपटीशन लेवल बढ़ गई है, पीस को अचीव करने में हमें मुश्किलात दरपेश हैं, क्योंकि कोई इस सिस्टम में कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वर्ल्ड में कंट्रीज को। जो सॉवरेन कंट्रीज है, सॉवरेन पावर्स है, इन पे कोई अथॉरिटी, कलेक्टिव अथॉरिटी नहीं है जिसका दबदबा कायम रह सके इन पे। और जब ये दबदबा नहीं रह रहा है तो इससे क्या होता है, एक तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग स्टेट्स है, इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, वो बढ़ जाते हैं। दूसरा जो कंपटीशन की लेवल है, चाहे आप न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा रहे हो या मिलिट्री टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हो या और तरीके से पावरफुल हो रहे हो, या आप इंपेरियलिस्टिक रेस में फ्रांस से आगे जा रहे हो या इंग्लैंड से आगे जा रहे हो या बाकी कंट्री से आगे जा रहे हो, तो कंपटीशन लेवल भी यहाँ बढ़ती है, इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं। और जो अमन है, अमन की जो तलाश रहती है, इसमें बड़ी डिफिकल्टी आ जाती है, डिफिकल्टी इज फेसिंग वाइल अचीविंग पीस। तो ये 3 चीज़ें आती है जब कोई अथॉरिटी
इन सॉवरेन स्टेट्स को कंट्रोल नहीं कर सकेगी। अकॉर्डिंग टू नियो रियलिस्टिक्स तो ये तीन चीज़ें जन्म लेती है, कॉम्पिटिशन, इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफिकल्टी इन अचीविंग वर्ल्ड पीस। इसीलिए इन चीज़ों को देख के नियो रियलिस्टिक्स ने इंटरनेशनल सिस्टम में जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे डिफाइन किया है, उन्होंने उसको डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स। तो इन चीज़ों को देख के जब कोई अथॉरिटी नहीं है, जब एक कंपटीशन लेवल बढ़ रही है, जब इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स या स्ट्राइफ्स आपस में बढ़ रही है, वर्ल्ड पीस इम्पॉसिबल हो रहा है, उसके बाद जो इंटरनेशनल सिस्टम का ये स्ट्रक्चर है इसको नियो रियलिस्टिक्स ने कैसे डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया, थ्रू थ्री एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल उसमें जो पहला आता है ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स। ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स आप एग्री करके कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स, एक स्टेट के अंदर एक कैपेबिलिटी है, दूसरी स्टेट के अंदर दूसरी कैपेबिलिटी है, एक स्टेट के पास एक तरह के रिसोर्सेज है, दूसरी कंट्री के पास दूसरी तरीके के रिसोर्सेज हैं। तो वहां पर एक तो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स, सेट ऑफ रूल्स आप फॉलो कर रहे हो। डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स, हर एक में अलग अलग स्किल या रिसोर्सेज है। और तीसरा जो एलिमेंट है इसमें वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। अब आपको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है नेशन लेवल पे, अमेरिका को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पाकिस्तान को कोई सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिया को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मलेशिया, टर्की, इनको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या हम इन तीन एलिमेंट्स को साइनोनिम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने तीन एलिमेंट्स बताए, ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स, डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। इनकी जगह हम कह सकते हैं ये तीन एलिमेंट्स जो नियो रियलिज्म के हैं वो है इंटरवेंशन, इंटरडिपेंडेंस एंड नेशनल कैपेबिलिटीज। इंटरवेंशन, इंटरडिपेंडेंस एंड नेशनल कैपेबिलिटीज, तो ये तीन एलिमेंट्स है इन जनरल जो नियो रियलिस्टिक्स ने दिए हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन अकॉर्डिंग टू नियो रियलिस्टिक्स अगर हो जाएगा तो इन तीन एलिमेंट से हो जाता है। लेकिन जो मेन एक्सपोनेंट है नियो रियलिज्म का या स्ट्रक्चरल रियलिज्म का, केनेथ पाल्ट्स, उन्होंने दो डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। जो स्ट्रक्चर है उसकी उन्होंने दो प्रिंसिपल्स दी है केनेथ पाल्ट्स ने, एंड दोज टू प्रिंसिपल्स आर एनार्की एंड हायरार्की। एनार्की, लैक ऑफ एनी अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी नहीं होगी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, to punish the culprits, to maintain justice, equality. तो there is anarchy, anarchical system। तो एक एलिमेंट को केनेथ पाल्ट्स ने बोला है इंटरनेशनल सिस्टम में वो एनार्की है, और दूसरा इन्होंने बता दिया है किसी की डोमिनेंस, चाहे वो हेरिडिटरी डोमिनेंस हो, अपॉइंटेड हो, इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, दैट इज हायरार्की, दैट इज हायरार्की। तो ये दो चीजें बताई है केनेथ पाल्ट्स ने, जिसमें उन्होंने दो एलिमेंट जो बताए हैं, एक है एनार्की और दूसरा जो उन्होंने बताया है दैट इज हायरार्की। तो ये दो एलिमेंट्स बताए हैं नियो रियलिज्म में या स्ट्रक्चरल रियलिज्म में केनेथ पाल्ट्स ने। उसके बाद जो केनेथ पाल्ट्स है वो नियो रियलिज्म को आगे एक्सप्लेन करते हैं, वो बताते हैं जो नियो रियलिज्म है या स्ट्रक्चरल रियलिज्म है, इसमें जो पावर की बात होती है एक स्टेट में, पावर इज अ मीन्स टू एन एंड, पावर इज अ मीन्स टू एन एंड। आपके पास पावर हो सकता है तब आप सर्वाइव करोगे, पावर इज अ मीन्स टू एन एंड, जब आपके पास पावर होगा तब आप सर्वाइव करोगे। दैट मीन्स जो ये एंड है दैट इज सिक्योरिटी। पावर इज देयर इन ऑर्डर टू मेंटेन योर सिक्योरिटी, यू आर पावरफुल एनफ टू मेंटेन योर प्रोटेक्शन, टू डिफेंड योर सेल्व्स फ्रॉम द एनिमीज, टू डिटर अगेंस्ट द एनिमी। तो ये केनेथ पाल्ट्स ने बताया है दैट पावर इज अ मीन्स टू एन एंड, पावर एक जरिया है टू सर्वाइव, टू मेंटेन योर सिक्योरिटी, एंड जो है वो सिक्योरिटी है, एंड बीइंग द सिक्योरिटी। और जब क्रूशल सिचुएशंस होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, अल्टीमेट कंसर्न स्टेट का जो रहता है वो ये नहीं रहता है कि मैं ज़्यादा पावर बढ़ाऊं, बट ये रहता है कि मैं कैसे इन क्रिटिकल और क्रूशल सिचुएशंस में, क्रूशल जंक्चर्स पे अपनी स्टेट की सिक्योरिटी मेंटेन करूं, अपनी स्टेट की सिक्योरिटी मेंटेन करूं। तो वाल्ट्स ने क्या बोला है, पावर इज अ मीन्स टू एन एंड एंड हेयर इज सिक्योरिटी, एंड हेयर इज सिक्योरिटी। और जब इंटरनेशनल सिस्टम में एक स्टेट को फेस करने होते हैं क्रिटिकल सिचुएशंस, टफ सिचुएशंस, डिफिकल्ट टाइम्स, तो वहां पर स्टेट का जो मेन एम रहता है वो पावर नहीं रहता है बट सिक्योरिटी रहती है, तो in other words we can say as per new realists, rather than being power maximizers, states are security maximizers। तो पावर को वो ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं बल्कि वो सिक्योरिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, खास तौर पे जब क्राइसिस होंगे अराउंड।
तो वहाँ पर वो जो नियो रियलिस्टिक्स के मुताबिक जो स्टेट्स होती हैं वो पावर मैक्सिमाइजर्स नहीं होती हैं, बल्कि वो सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर्स होते हैं। उसके बाद जो ये नियो रियलिज्म है, इसकी दो ब्रांचेस निकलती है। एक होती है ऑफेंसिव रियलिज्म और एक होती है डिफेंसिव रियलिज्म। ऑफेंसिव वो होती है ऑफेंस, अटैक, इन्वेड। और डिफेंस वो हुआ जब आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो, डिफेंसिव मोड पे जा रहे हो। तो ऑफेंसिव रियलिज्म एंड डिफेंसिव रियलिज्म। जहां तक ऑफेंसिव रियलिज्म की बात है, उसके जो मेन एक्सपोनेंट है वो है मर्शिमर, गिल्पिन या अदर्स है। मर्शिमर, गिल्पिन या अदर्स। और जहां तक ऑफेंसिव रियलिज्म की बात है, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जो स्टेट है, स्टेट शुड मैक्सिमाइज पावर एज मच एज पॉसिबल फॉर सर्वाइवल अगेंस्ट अ थ्रेट। Against a threat, according to offensive realists, state should become power maximizer. State should maximize power as much as possible for its survival against any threat. Against any threat. तो ऑफेंसिव रियलिज्म में जो स्टेट्स होती हैं वो होती है पावर मैक्सिमाइजर्स, और इसमें जो एक्सपोनेंट्स आते हैं वो आते हैं मर्शिमर और गिल्पिन, या इनके बगैर भी कुछ और भी आते हैं। उसके बाद जो दूसरी ब्रांच है न्यू रियलिज्म की, वो है डिफेंसिव रियलिज्म। डिफेंसिव रियलिज्म का जो मेन एक्सपोनेंट है वो है केनेथ बाल्टिस। इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं जैसे जर्विस है। तो केनेथ बाल्टिस, जर्विस या अदर्स डिफेंसिव रियलिज्म के एक्सपोनेंट्स है। यहाँ पर वो बिल्कुल ऑफेंसिव रियलिज्म के अपोजिट बोलते हैं। अगर ऑफेंसिव रियलिज्म बोलती है कि स्टेट शुड बी पावर मैक्सिमाइजर, तो डिफेंसिव रियलिज्म में वो बात करते हैं स्टेट शुड बी सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर। दैट मीन्स डिफेंसिव रियलिज्म में जो क्या होता है, स्टेट शुड गो फॉर सर्वाइविंग अगेंस्ट थ्रेट। दे शुड गो फॉर सर्वाइविंग अगेंस्ट थ्रेट। और वहां क्या था? दे शुड मैक्सिमाइज पावर टू सर्वाइव देमसेल्फ अगेंस्ट द थ्रेट। तो वहां पर वो पावर मैक्सिमाइजर्स थे। और डिफेंसिव मैक्सिमाइजर्स में स्टेट शुड गो फॉर सर्वाइविंग अगेंस्ट थ्रेट। तो स्टेट्स जो यहाँ पर है वो कैसे सर्वाइव करेंगे? बाय मेंटेनिंग सिक्योरिटी। तो स्टेट्स इन डिफेंसिव रियलिज्म आर सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर्स। और इसके जो मेन एक्सपोनेंट्स है वो है केनेथ बाल्स और जर्विस। इसके बगैर भी जो ऑफेंसिव रियलिज्म का जो मेन एक्सपोनेंट्स है मर्शिमर, मर्शिमर ने बोला है कि जो एनार्कियल सिस्टम होता है, एनार्की जब होती है, जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं होती है, तो जो बेसिक प्रिंसिपल होती है स्टेट्स के पास वो होती है सेल्फ हेल्प। वो होती है सेल्फ हेल्प, जो रियलिज्म का एक एलिमेंट है, स्टेटिज्म, सर्वाइवल और सेल्फ हेल्प। तो मर्शिमर जो ऑफेंसिव रियलिस्ट है, उन्होंने बताया है कि अंडर एनार्कियल सिस्टम अगर एनार्की होगी, कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली अथॉरिटी नहीं होगी, कोई पावर नहीं होगा, तो वहाँ पर स्टेट्स के लिए क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल होती है उनकी एनार्की में सेल्फ हेल्प, सेल्फ हेल्प। तो ये दो ब्रांचेस थे न्यू रियलिज्म के, ऑफेंसिव रियलिज्म वर्सेस डिफेंसिव रियलिज्म। डिफेंसिव रियलिज्म में आप सिक्योरिटी को सिट्रस कर रहे हो, और ऑफेंसिव रियलिज्म में आप पावर को सिट्रस कर रहे हो। तो पावर मैक्सिमाइजर्स वर्सेस स्टेट सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर्स। लेकिन इन जनरल जो नियो रियलिस्ट्स है, जिनमें केनेथ बाल्स, गिल्पिन या बाकी आते हैं, वो कहते हैं जो स्टेट्स होते हैं, रादर बीइंग पावर मैक्सिमाइजर्स, स्टेट शुड बी सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर्स। उसके बाद जो नियो रियलिज्म है, इसमें दो तरीके के थेरीज आती है। एक होती है स्ट्रेटजिक थेरी और एक होती है नियो रियलिस्ट थेरी। तो जो नियो रियलिस्ट थेरी है उसका एक्सपोनेंट है केनेथ बाल्स, और जो स्ट्रेटजिक थेरी है उसका जो एक्सपोनेंट है थॉमस शेलिंग है। जो नियो रियलिस्ट थेरी आई है वो 1971 में आई है विद द पब्लिकेशन ऑफ केनेथ बाल्स थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और जो थॉमस शेलिंग की स्ट्रेटजिक थ्योरी ऑफ नियो रियलिज्म है वो 1980 में आई है। जो नियो रियलिस्ट थ्योरी आई है वो न्यू कोल्ड वार के साथ ही वजूद में आई। और जो थॉमस शेलिंग की स्ट्रेटजिक थ्योरी है उसके लिए जो ग्राउंड प्रिपेयर हुआ है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ जो बिहेवियर रिवोल्यूशन नमूदार हुआ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट्स मेड बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट्स लाइक डेविड ईस्टन एंड अदर्स। जो बिहेवियर रिवोल्यूशन आया था 1950s और 60s में, बिहेवियरलिज्म, उसकी वजह से ग्राउंड बन गया था स्ट्रेटजिक थ्योरी के लिए। और स्ट्रेटजिक थ्योरी में वो हाईलाइट क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू थॉमस शेलिंग? हाउ टू टैकल द थ्रेट, हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ, हाउ टू मैनेज द पावर सिस्टम। तो यहाँ पर कलेक्टिव सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, लीडरशिप क्वालिटीज़ और डिसीजन मेकिंग बड़ी अहम किरदार अदा करती है यहाँ पे, जहाँ तक स्ट्रेटजिक थ्योरी की बात है, क्योंकि यहाँ पर आपने टैकल करना होता है, थ्रेट को कंट्रोल करना होता है और मैनेजमेंट ऑफ पावर करना होता है। तो डिफेंस, डिप्लोमेसी, कलेक्टिव सिक्योरिटी, बैलेंस ऑफ पावर, फॉरेन पॉलिसी, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप क्वालिटीज़, ये सारी चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल है जहाँ तक
स्ट्रेटजिक थ्योरी की बात है गिवन बाय थॉमस शेलिंग। और जो नियो रियलिज्म की जो दूसरी थ्योरी है, जो खुद नियो रियलिज्म में केनेथ वाल्स ने बोला है नियो रियलिस्ट थ्योरी 1979, वो कोल्ड वार, न्यू कोल्ड वार जो होता है 1979 के बाद 80 से 85 तक, वहां से थ्योरी ऑफ न्यू रियलिस्ट आती है। तो न्यू रियलिस्ट थ्योरी न्यू कोल्ड वार के साथ ही आ जाती है। और यहाँ पर जो रोल रहता है एक्टर्स और ह्यूमन नेचर का, मतलब स्टेट और ह्यूमन नेचर का जो रोल रहता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी सिक्योरिटी कैसी है, टिल हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ मच एक्सटेंट यू आर गोइंग टू सर्वाइव, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, वेदर इट इज हिरार्की, वेदर इट इज एनार्की। तो वो स्ट्रक्चर नियो रियलिस्ट थ्योरी में आ जाता है, सर्वाइवल, सिक्योरिटी, योर स्ट्रक्चर लाइक एनार्की है या आपका सिस्टम जो है हिरार्की वाला है। तो ये चीज़ें यहाँ अहम है। यहाँ कोई ह्यूमन नेचर और स्टेट्स का, यानी एक्टर्स और ह्यूमन नेचर का यहाँ जो रोल है वो नियो रियलिस्ट थ्योरी में अकॉर्डिंग टू केनेथ वाल्टर्स बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है। तो नियो रियलिज्म में हमने देखा ऑफेंसिव रियलिज्म और डिफेंसिव रियलिज्म। इसके अलावा नियो रियलिज्म में हमने दो थ्योरीज देखी, नियो रियलिस्ट थ्योरी बाय केनेथ वाल्स एंड स्ट्रेटजिक थ्योरी बाय थॉमस शेलिंग। उसके बाद लास्टली जो हमने पढ़ा था मॉर्गन की जो रियलिज्म थी वो बिगिन हुई थी जब से कोल्ड वार स्टार्ट हुई थी, दैट इज 1945 ऑनवर्ड्स। और जो केनेथ वाल्ट्स की न्यू रियलिज्म है वो स्टार्ट हुई आफ्टर न्यू कोल्ड वार, दैट मीन्स 1979 ऑनवर्ड्स। और जो रियलिस्ट्स होते हैं वो स्टेट को कंसिडर करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ पावर या इंस्टीट्यूशन ऑफ पावर। जब इंस्टीट्यूशन ऑफ पावर स्टेट को कंसिडर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट्स, देन इट इज मैकस्टैट, MAACHSTAAT, मैकस्टैट। तो स्टेट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पावर, स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, स्टेट इज कंसंट्रेशन ऑफ पावर। तो वहां पर जो स्टेट है अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट्स दैट इज मैकस्टैट। और इनके अगेंस्ट, इनके अपोजिट में आते हैं लिबरल्स, जो लिबर्टी में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी या स्टेट में बिलीव करते हैं जहां राइट्स होंगे, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या ह्यूमन राइट्स होंगे या रूल ऑफ लॉ होगा। तो जो रियलिस्ट्स होते हैं वो बताते हैं स्टेट जो है दैट इज जो इंस्टीट्यूशन ऑफ पावर है या इंस्ट्रक्शन ऑफ पावर होता है वहां पर, तो वो मैकस्टैट है। और जहां तक लिबरल्स के मुताबिक जो स्टेट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी होती है जहां राइट्स होते हैं, लिबर्टी होती है। तो वो जो स्टेट है अकॉर्डिंग टू लिबरल्स वो मैकस्टैट नहीं बल्कि रेक्सटैट है, RECHSTAAT। तो अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट स्टेट इज मैकस्टैट, दैट इज इंस्ट्रक्शन और इंस्टीट्यूशन ऑफ पावर, एंड अकॉर्डिंग टू लिबरल्स स्टेट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी दैट इज रेक्सटैट। इसके अलावा जो वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, एक वीक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वुड्रॉ विल्सन की मेहनत की बदौलत, दैट वाज लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस ने कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम अंडर आर्टिकल या कोवेनेंट 16 के तहत बनाया था और उसका जो नाम था दैट वाज जू, ZOO। जू वाज क्रिएटेड बाय लीग ऑफ नेशंस अंडर कोवेनेंट और आर्टिकल 16 एज अ कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। तो ये सब था नियो रियलिज्म के बारे में या स्ट्रक्चरल रियलिज्म के बारे में। और इसके बाद जो बाकी अप्रोचेस है वो हम कल स्टडी करेंगे।